ठीक है जी। तो आप ये चीज समझिएगा कि दिस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। तो अगर मान ले एक सरफेस है और इस सरफेस पे बेटा, और इस सरफेस पे, जस्ट अंडरस्टैंड, इस सरफेस पे मैंने कोई लाल मॉलिक्यूल्स लगा दिए, ठीक है, कोई लाल मॉलिक्यूल्स लगा दिए, और लाल मॉलिक्यूल्स लगाने के बाद मैंने इनको हीट कर दिया, तो आप देखोगे कि ऑन हीटिंग के ये मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल्स जब उड़ जाएंगे तो आप बोलोगे दैट दे हैव लेफ्ट द सरफेस, दैट दे हैव लेफ्ट द सरफेस। तो क्योंकि इन्होंने सरफेस छोड़ दिया, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? डीसॉर्प्शन। तो डीसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के ऊपर से वो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स छोड़कर चले गए। ठीक है, एक मिनट। देखो बेटा, अब हमारे पास एक टर्म आती है, हाँ जी, डीसॉर्प्शन का मतलब होता है, डीसॉर्प्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है बेटा, इस सरफेस पे से आप मुझे बताओ, क्या अगर हीट करने पे, मैंने कहा कोई गैस के मॉलिक्यूल्स इस पे मान लो आके बैठ गए, तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए और तुमने इस सरफेस को हीट कर दिया, तो क्या वो गैस के मॉलिक्यूल्स तक हीट नहीं पहुंचेगी? मुझे बताओ। तो गैस के सरफेस तक अगर मॉलिक्यूल्स तक हीट पहुंचेगी, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि वो इस सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, so just understand this process is called as desorption। desorption के मतलब जो उसके ऊपर आके बैठे थे, de का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ, तो दैट इज desorption। तो एक होता है एडसॉर्प्शन, एक होता है सॉर्प्शन, एक होता है एब्सॉर्प्शन, और एक होता है डीसॉर्प्शन। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है तो बोलिएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपने वो देखा होगा, बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जिसमें आपने देखा होगा, आपने फेस पे चारकोल लगाया, तो चारकोल क्या करता है, आपके फेस में जितना भी डस्ट है, जितनी भी क्या बोल सकते हो उसको आप, ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं, वो चारकोल वो सब ऊपर निकाल के ले आता है, क्योंकि चारकोल हैज एडसॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। चारकोल हैज एडसॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। आप देखो, आजकल आप मास्क यूज करते हो, आप बहुत बेसिक मास्क यूज करते हो बेटा, आप बहुत बेसिक मास्क यूज करते हो। ठीक है जी। आप देखो, जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं ना, कोल माइंस में, आपने देखी होगी वो मूवी, देखी गुंडे मूवी, देखी है वो रणवीर सिंह वाली, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर वाली, उसमें दे वर्क इन कोल माइंस, सो यू सी द नेचर, कि जब आप कोल माइन में घुसते हो, वहां पे कितना काला धुआं होता है, कितना काला धुआं होता है। तो उस काले धुएं में काम करना, आप सोचो, अगर कोई बंदा बिना मास्क के वहां बेटा काम करेगा ना, उसको वो 2 साल 3 साल में वो एस्थमेटिक हो जाएगा वो, क्योंकि वो सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, और सांस लेते लेते कोल माइंस में इतनी हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो सब आपके लंग्स में तो जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। केजीएफ, केजीएफ मतलब विनय? एग्जाम्पल दे रहा था मैम। केजी, हाँ, किस चीज का एग्जाम? मैं समझी नहीं, किस चीज का एग्जाम्पल है क्या? मूवी का। अच्छा, ये मूवी है कोई? मूवी। मेरे को नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, तो बेसिकली व्हाट यू डूइंग इज, कोल माइंस में वो क्या करते हैं, दे यूज दिस मास्क, और वो मास्क में क्या होता है पता है? चारकोल होता है।
चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड चारकोल एंड चारकोल. बट फॉर एग्जांपल यू अंडरस्टैंड कि चारकोल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुमने मास्क को पहन लिया और वो एक बहुत हाई क्वालिटी मास्क होता है, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही मान लीजिए ये मास्क है, तो उस मास्क में कई लेयर्स होती हैं और यहाँ बीच में चारकोल भर दिया जाता है. अब यहाँ बंदे का मान लीजिए, यहाँ ये बंदे ने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से अगर SO2 गैस एंटर कर रही है या वो काला धुआं एंटर कर रहा है, समझ रहे हो, अगर वो काला धुआं एंटर कर रहा है तो वो काला धुआं कहाँ चिपक जाता है, वो यहीं चिपक जाता है बेटा, वो चारकोल में ही घुस जाता है और आपके मुंह में और आपके नाक पे जाता है, बिल्कुल क्लीन एयर. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. तो तभी आप इन कोल माइंस में, उसके बावजूद भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज ये कितना एक लेवल तक ही ये करेगा. मान लो आप एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो, पर 10 घंटे में इतनी SO2 आ रही है कि ये चारकोल मास्क बेचारा एब्जॉर्ब करते 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 इसकी भी लिमिट खत्म हो जाती है. तो फिर क्या होता है, सारी हार्मफुल गैस नाक में जाती है. तो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि चारकोल, देयरफॉर इस एग्जांपल में चारकोल वुड बिकम एन एब्जॉर्बेंट. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. तो अगर मैंने नाम दिया एक्टिवेटेड चारकोल का, आप समझिएगा एक्टिवेटेड चारकोल कैसा होता है. एक्टिवेटेड चारकोल को हीट किया जाता है बेटा, एक्टिवेटेड चारकोल को हीट किया जाता है. और हीट कैसे करते हैं, पाउडर करा एक्टिवेटेड चारकोल को. अब आप देखो, अगर मान लीजिए ये रेड रेड ये चारकोल है पूरा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में बड़ी सारी गैसेस है ना, O2 है, N2 है, तो चारकोल सबको अपनी तरफ खींच लेता है, सबको अपनी तरफ खींच लेता है. और उसके बाद उस सरफेस पे O2 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 N2 N2 बैठा है. तो आप ये सोचो कि अगर अगर ये गैसेस इस पे बैठी रहेंगी और अब कोई हार्मफुल गैस आ गई, तो फिर कैसे आएगा. तो ये क्या करता है, हम इसको पहले हीट करते हैं. हीट करने से क्या होता है कि जो गैसेस पहले से बैठी हुई है बेटा, ये उड़ा दी जाती है, डिसॉर्प्शन हो जाती है. और फिर इनको हम दो लेयर्स के बीच में, मास्क के दो लेयर्स के बीच में भर देते हैं और फिर उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल. क्योंकि हमने उस चारकोल को जब हीट करा तो जो पहले से ही एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर चिपकी हुई थी वो हट गई. तो अब अगर SO2 आ गया तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस SO2 to get absorbed on the surface of this adsorbent which is charcoal. I hope you are understanding. तो इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि हमने इस चारकोल को हीट करके बेटा इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इस चारकोल को हीट करके हमने सारी जो पहले से गैसेस एब्जॉर्ब थी उन्हें हटा दिया और हमने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी. मेरी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, तो बोलेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी माय एक्टिवेटेड चारकोल. बोलिए, कहीं पे कोई दिक्कत है इसके अंदर. मैम एक बार एड्सॉर्प्शन दोबारा समझा दो. बेटा राम कहानी खत्म होगी बेटा. तू कह रही राम कौन है, एड्सॉर्प्शन देखो समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया, बता क्या एड्सॉर्प्शन है, समझ नहीं आया, ये बता मैम मुझे. उसमें होता क्या है, मतलब अंदर जाके वो पार्टिकल अंदर जाता है या फिर सरफेस पे रह जाता है, समझ ही नहीं आया. मुझे बता तू एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या समझती है. व्हेन यू से कि स्पॉन्ज ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या मतलब समझती है, बेसिक इंग्लिश. मतलब वो स्पॉन्ज के साथ मिक्स हो गया. मिक्स हो गया मतलब घुल गया स्पॉन्ज. मिक्स का मतलब होता है घुलना. मतलब मतलब उसके पानी में साथ तूने जाके. स्पॉन्ज डाला और तेरे को स्पॉन्ज दिखा ही नहीं. इज दिस व्हाट यू मीन. पानी स्पॉन्ज के अंदर अंदर तक चला गया, यही सीखा ना. मिक्स नहीं हुआ, एब्जॉर्ब हो गया. मतलब उसके अंदर 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 तक पानी चला गया, अंदर 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 तक, वो एब्जॉर्प्शन है. लेकिन अगर एड्सॉर्प्शन की बात करो तो एड्सॉर्प्शन में कोई ऐसी सिनेरियो बनती है जिसके अंदर अगर ये डब्बा है तो पानी सिर्फ इसके सरफेस पे है बेटा, अंदर नहीं घुसा है पानी, सिर्फ सरफेस पे है. ठीक है चंचल. यस मैम. और मैम इसका सरफेस पे रहने का रीजन क्या है और उसके अंदर जाने का रीजन क्या है. सरफेस पे रहने का रीजन मैंने बताया ना, रेसिडुअल फोर्सेस होती है कि कुछ जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं
जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये फर्स्ट मेरा यही टॉपिक था कि मान लीजिए ये डब्बा है, डब्बे में ये पानी है या कोई भी है सरफेस, एक मॉलिक्यूल बल्क में है, एक सरफेस पे है, तो बल्क में चारों तरफ से वो मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो अगर एक मॉलिक्यूल इधर इसको खींच रहा है तो एक इधर खींच रहा है, एक अगर रेड वाला ऊपर खींच रहा है तो एक दूसरा रेड नीचे खींच रहा है, एक अगर ब्लू राइट खींच रहा है तो ये इधर खींच रहा है, एक अगर इधर खींच रहा है तो एक इधर खींच रहा है। तो जो बल्क में मॉलिक्यूल है, बल्क का मतलब समझती है तू, बल्क का मतलब जो सरफेस में अंदर है, वो मॉलिक्यूल पे सारी तरफ से फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रही हैं, तो मुझे बताना। ग्रीन इधर है तो इधर भी है, ये काला है, ये काला है, ये नीला इस साइड है तो ये भी इधर है। सो देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल जो बल्क में है, पर हर डायरेक्शन से नेट फोर्स तो कैंसिल हो रही है। इधर से कोई खींच रहा है तो इधर से भी तो खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है तो नीचे भी तो खींच रहा है, हाँ कि नहीं? यस मैम, ये आगे समझ। तो मैम इसमें एब्जॉर्प्शन वाले का क्या मेरी रीजन है बात, फिर एक अंदर मिनट एक मिनट एक मिनट, तो इसमें नेट फोर्स 0 हुई कि नहीं हुई बल्क वाले में? हो गई मैम। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ये जो ऊपर मैंने बना रखा है काले वाला, बिल्कुल जो लाइन को टच कर रहा है, चलो हम इसको ऑरेंज कर देते, ये जो सरफेस पे ऑरेंज वाला मॉलिक्यूल, अब तुम इसके बारे में बताओ, इसके चारों तरफ भी मॉलिक्यूल है, तो एक हरे वाला इधर खींचेगा तो एक हरा इधर खींचेगा, तो बस ये हरा ही तो कैंसिल होएगा, लेकिन एक लाल नीचे खींच रहा है उसके लिए ऊपर कहाँ मॉलिक्यूल है, एक नीला नीचे खींच रहा है उसके लिए ऊपर कहाँ मॉलिक्यूल है, एक ऑरेंज नीचे खींच रहा है उसके लिए ऊपर कहाँ मॉलिक्यूल है, कोई नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है उसके ऊपर, वो अनस्टेबल है क्योंकि उस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, और क्योंकि उस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो वो उनको बैलेंस करना चाहता है। तो अगर उसके चारों तरफ उसके माहौल में कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो कहेगा कि भाई ऐसी बात है कि नाउ यू स्टे एट माय सरफेस, बिफोर एंटरिंग यू स्टे एट माय सरफेस, तू अंदर नहीं जाएगा, तू पहले ऊपर ही रहेगा, जिससे कि तू मेरे सारी फोर्सेस को बैलेंस आउट कर पाए, तो वो उनको बल्क में जाने ही नहीं देता। समझे? ये रीजन है एड्सॉर्प्शन का, कि क्योंकि आप उन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते हो, तो इसीलिए आप उसको सरफेस पे ही रोक लेते हो। नहीं आई बात समझ? यस मैम आगे। तो आपको बैलेंस्ड करनी है फोर्सेस, तो सरफेस पे, अब मुझे मेरी बात का पहले जवाब दो, बैलेंस्ड फोर्सेस कहाँ होती हैं, बल्क में के सरफेस पे? बैलेंस्ड फोर्सेस मैम बल्क में। बल्क में, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहाँ मैम होती हैं? नीचे। सरफेस पे। सरफेस पे सरफेस अनबैलेंस्ड। पे। चंचल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हर्ष, देवेंद्र, आकाश, कुणाल, समझ पा रहे हो? उदय, आशीष, वो बता सकते हो एक्टिवेटेड चारकोल वाला पार्ट? हाँ आ रही, उस पे आ रही। यहां तक समझ में आ गया? एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन का डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम आ गई तो। तीस ऑप्शन समझ में आ गया? यस मैम। बताना भाई जरा, एक मिनट में चुप हो जा, कोई भी बता दो भाई। आस्था देखो समझ में आ गया डी ऑप्शन? प्रीति बता मैम दे। मैं तो अभी अब्जॉर्प्शन में कंफ्यूज हूँ। अरे भाई आपने बोला कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें वो सरफेस पे रहता है, तो वो अब्जॉर्प्शन वाले में भी तो होना चाहिए सरफेस पे, तो उसमें भी होगा। अच्छा मैं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? समझो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये डब्बा है, ठीक है? इसमें मैंने काली डाई डाल दी, काली डाई, पानी है और पानी में काली डाई है, वो होती है ना इंक, आती है इंक पेन वाली इंक, ठीक है? एक मेरे पास चौक है, एक मेरे पास चौक है, वो देखिए तुमने चौक, स्कूल में चौक, व्हाइट ब्लैक बोर्ड वाली चौक। तुम क्या करो, इस चौक को तुरंत पानी में डाल के बाहर निकालो, तुरंत डाला बाहर, समझे? समझे मैं क्या बोल रही हूँ? तुरंत यस डाला मैम। और बाहर, तुरंत डाला और बाहर। मुझे बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे आप? क्या ऑब्जर्व, यार टाइम बोलने में मत लगाओ,
क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ये बताओ। चौक के थोड़े से पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे। Chalk will absorb. हाँ देखो, बिस्किट नहीं खा रहे हैं हम कि वो डूब जाएगा उसके अंदर। मेरे को बताओ, मैंने इतना देर नहीं डुबोया कि वो चौक टूट जाएगी। मैंने सिंपल सी बात बोली है कि आपने चौक को डुबोया और बाहर निकाल लिया। आप देखिएगा क्या होगा, क्या होगा, जो आपकी व्हाइट कलर की चौक है वो ऊपर से काली हो जाएगी, और वो काला रंग बहुत डीप तक नहीं जाएगा बेटा, लेकिन पानी तुरंत अंदर घुस जाएगा और चौक अंदर तक गीली हो जाएगी। तो जब आप चौक को तोड़ोगे, आप देखोगे कि उसके ऊपर सिर्फ बाउंड्री पे, लेट अस सपोज ये मेरे चौक का क्रॉस सेक्शन है, तो सिर्फ बाउंड्री पे काली डाई तक पहुंचेगी और पानी अंदर तक पहुंच चुका होगा। विल यू ऑब्जर्व दिस और नॉट, बताइएगा, क्योंकि चौक अंदर तक गीली हो जाएगी, पर जो आपका काली रंग का डाई है जो इस पानी में पड़ा था, वो सिर्फ बाउंड्री पे आएगा। तो अब मुझे बताओ, क्या ये रंग डीप इनसाइड चला गया कि सरफेस पे ही रुक गया? सरफेस पे हो गया। तो जो चीज सरफेस पे ही रुक गई उसको क्या बोलोगे? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन। और जो अंदर तक चला गया? Absorption. एब्जॉर्प्शन। बात क्लियर हो गई? तो बोलो, बोलो, कहीं कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो बोलेंगे एवरीबडी। मैम सो बेसिकली कौन से पार्टिकल्स अंदर जाएंगे और कौन से सिर्फ वहीं पे रह जाएंगे सरफेस पे? भाई देख यार, सीधी सी बात है, जो सॉलिड है, सॉलिड्स की मूवमेंट कम होती है, तो देर आर मोर चांसेस कि सॉलिड सरफेस पे ही रह जाए लेकिन लिक्विड अंदर तक चला जाए। अगर तेरे को चॉइस मिले लिक्विड और गैस में, तो ज्यादा मोबिलिटी, ज्यादा मूवमेंट किस में होती है, तू मुझे बता, गैसेस में कि लिक्विड्स में? गैसेस में। तो फिर गैसेस के चांसेस है कि वो डीप इनसाइड तक चले जाए। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको फिलहाल इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रही हूँ कि कौन अंदर जाएगा कौन कैसे जाएगा। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि तुमको ये टर्म का मतलब समझ में आया कि ऐसा भी हो जाता है नेचर में कि वो मॉलिक्यूल सिर्फ बाउंड्री पे है और वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है। दैट्स माय पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो किसी भी चीज का सिर्फ सरफेस पे रुक जाना इज एड्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, और किसी भी चीज का अंदर अंदर तक डीप इनसाइड चले जाना इज एब्जॉर्प्शन। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था धागे का, कपड़े का। अगर आप किसी कपड़े को डाई कराते हो तो आपने क्या करा, पानी में, गर्म पानी में या कोई भी सॉल्वेंट में आपने वो डाई, पाउडर डाई डाली, मिक्स करी, तो अभी वो रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। अब वो नीला हो गया, अब तुमने उसमें व्हाइट दुपट्टा डाला और बाहर निकाला, तो तुम देखोगे कि वो व्हाइट दुपट्टा गीला हो गया है, क्योंकि उसमें उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, पानी उसके अंदर अंदर तक चला गया है। पर डाई जो है, अब डाई, वो कपड़ा इतना पतला है, क्योंकि देखो चौक मोटी थी तो तुम बहुत आसानी से बता पा रहे थे कि मैम काले रंग की डाई सरफेस पे ही रह गई पर पानी अंदर तक चला गया, बिकॉज चौक का क्रॉस सेक्शन बड़ा था, यू कुड मेक आउट कि ज्यादा डाई डीप गई नहीं। वो कपड़ा इतना पतला था कि पानी भी अंदर गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, पानी भी अंदर गया और डाई भी ज्यादा अंदर नहीं गई, डाई तो सरफेस पे रही, लेकिन हम, क्योंकि वो बहुत पतला है तो हम वहां डिस्टिंग्विश करके आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकते। तो हम डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज में डाई घुस रही है, वो कितना मोटा पतला है, उसके हिसाब से हम एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्ब, जैसे इस चौक वाले केस में मैं क्लियर बता पा रही हूँ कि एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे हो रही है और मैं देख भी पा रही हूँ। तोड़ के चौक को आप कर लीजिएगा ये एक्सपेरिमेंट, आप देख भी पाओगे। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है बेटा, एब्जॉर्प्शन अंदर तक हो गई, पर कपड़े में आप ऐसे कपड़े को फाड़ के थोड़ी देखोगे कि कितनी अंदर कितनी डेप्थ तक आपका पानी गया और कितनी डेप्थ तक आपकी डाई गई है। चाहो तो देख सकते हो, यू नीड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दैट, बट द पॉइंट इज कि अब नेकेड आई को, हमारी आंखों को तो क्या लगेगा, हमें तो ये लगेगा कि भाई ये जो डाई है ये एब्जॉर्ब भी हो गई, मतलब सरफेस पे भी है और ये अंदर तक भी चली गई, एब्जॉर्ब भी हो गई। तो जब ऐसी प्रोसेसेस दोनों हो जाती है तो हम कहते हैं जी सॉर्प्शन हो गया। युवराज को समझ में आ रही है बात? बोलेंगे
Yes, ma'am. एवरीबडी, आई होप ये टर्म्स क्लियर है बेटा. मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगी इफ यू आर क्लियर विद दीस टर्म्स, ठीक है. और मेरे को एक ही बार मौका मिलेगा कायदे से समझाने का, तो जिसके जो डाउट है प्लीज साथ साथ पूछते चलो. इट डजंट मैटर वो चैप्टर को खत्म होने में 4, 5, 6, 10 घंटे लग जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर एक ही बार लगेगा और एक ही बार समझ में आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिएगा. एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Guys, there is no maths class today. Today we have to complete this chapter, at least absorption. तो जिसने maths के लिए कनेक्ट किया प्लीज डिस्कनेक्ट. कल होगी maths की क्लास. हाँ जी बताइए. Are you understanding my point? बोलेंगे क्लास 12. चलो, अब मैंने बोला कि जो चारकोल है वो भी एक बहुत बढ़िया एडजॉर्बेंट है. तो हर चीज एडजॉर्बेंट नहीं होती, पर कुछ ही चीजें एडजॉर्बेंट होती हैं. चारकोल उनमें से एक है. एडजॉर्बेंट मतलब जो किसी भी चीज को अपने सरफेस पे रोकना जानता है, जो इतना पोरस नहीं है कि हर चीज को डीप इनसाइड एंट्री दे दे, पर वो उसको अपने सरफेस पे रोक लेगा. इस चारकोल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी. तो बहुत सारे चारकोल जो होते हैं, ज्यादातर केसेस में चारकोल ही है बेटा जो एडजॉर्बेंट है. एवरीबडी बोलो बेटा. बेटा डाउट्स पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा. समझ पा रहे हो? यस मैम. ये कहीं कोई दिक्कत बेटा? तो मैंने चारकोल का एक सिंपल एग्जांपल दिया था. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप अपने मुंह पे चारकोल लगाते हो तो आप देखोगे कि जितना भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है वो निकाल लेगा. क्यों निकाल लेगा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा एक पाउडर है जो अपने सरफेस पे चीजों को रोकना जानता है. उसमें बहुत सारी रेसिडुअल फोर्सेस हैं. उसके सरफेस पे बड़े सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अनबैलेंस्ड हैं. वो चाहते हैं कि कोई भी चीज डीप ना जाए, पहले हमें बैलेंस करे. इसीलिए वो सरफेस पे रोक लेता है बेटा चीजों को. तो वो एडजॉर्बेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बताइएगा. राइट. फिर मैंने बोला कि नॉर्मली जो चारकोल होता है वो चारकोल पे तमाम गैसेस लगी रहती हैं, क्योंकि भाई ऐसे हवा में खुला रखा रहता है चारकोल. तो अब क्योंकि इसका नेचर है हर चीज को चिपकाने का, अपने पे जोड़ने का, तो जितने भी ये रेड मॉलिक्यूल्स हैं, जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, O2, N2, H2, ये क्या करता है? सराउंडिंग से कहता है कि भाई ठीक है, जब तक कुछ नहीं हो रहा तुम ही चिपक जाओ आके. तो इस चारकोल का मुझे इस्तेमाल करना है मेरे मास्क में भरने के लिए, क्योंकि मेरे को कोल माइन में जाना है. वो मास्क पहन के मुझे कोल माइन में जाना है. अब उस कोल माइन में घुसी और पता चला जी चारकोल जो भरा है मैंने 2 लेयर्स के बीच में, उसमें पहले से ही O2 N2 जुड़ा पड़ा है. तो उधर से सल्फर डाइऑक्साइड आ गई और सल्फर डाइऑक्साइड को चारकोल ने नहीं पकड़ा, तो वो तो सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो मेरी नाक में चली जाएगी. और सल्फर डाइऑक्साइड नाक में चलेगी तो इट्स अ पॉइजनस गैस. इट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस एंड समटाइम्स इट कैन बी फेटल आल्सो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पहले से जो इस पे गैसेस जमा हुई हैं, तो उसकी वजह से चारकोल की जो नेचर है चीजों को अपने ऊपर चिपकाने की, वो कम हो गई, क्योंकि उस पे पहले से ही बहुत सारी गैसेस उसने पकड़ रखी है सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं. और हीट करने से क्या होता है, जो पहले से ही चिपकी हुई गैसेस थी उनको हम उड़ा देते हैं. तो जब वो उड़ जाती हैं तो ये चारकोल का सरफेस बिल्कुल फ्री हो जाता है, जिसपे अब कोई और गैसेस नहीं है. तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है ये तुरंत उसको पकड़ता है और उसको अपने थ्रू पास होने नहीं देता, क्योंकि कहता है कि भाई मेरे को तू बैलेंस कर, नहीं बैठ, मेरी रेसिडुअल फोर्सेस को खत्म करो, क्योंकि मैं अनस्टेबल हूं. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस कि वो सल्फर डाइऑक्साइड मेरी नोज तक या मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक नहीं जाती. ये बताया था मैंने. तो इसे बोलते हैं चारकोल को एक्टिवेट करना. तुम समझ रहे हो? चारकोल को एक्टिवेट करने का मतलब थोड़ा सा गर्म कर दो, कि जितना, मान लीजिए पहले वो चारकोल 1 ग्राम चारकोल मान लो होता था और वो 100 मॉलिक्यूल पकड़ता था SO2 के, और अब तुमने इसे हीट कर दिया तो अब वही 1 ग्राम चारकोल 200 मॉलिक्यूल पकड़ेगा SO2 के. क्यों पकड़ेगा SO2 के 200 मॉलिक्यूल? क्यों पकड़ेगा SO2 के 200 मॉलिक्यूल? हीट कर दिया उसको. क्योंकि हीट कर दिया तो उस पे अब स्पेसेस वेकेंट हो गई
और वो और सल्फर डाइऑक्साइड को पकड़ सकता है और बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को पकड़ सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। बताइएगा क्लास 12th, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, सबको क्लियर है? 4-5 टर्म्स ये सबको क्लियर है? इंटरफेस सबको क्लियर है? बताइए Yes, ma'am. कहीं पे चंचल, कहीं डाउट, कोई भी डाउट? छवि, अनुग्रह, मुकुल, युवराज, कुणाल, एवरीबडी गाइस, प्रियंका, हर्ष, आकाश, देवेंद्र, मुकुल, उदय। No, ma'am. मेरी बात क्लियर है No, सबको? ma'am, no doubt. ठीक है जी, चलो Yes, अब मैं आपको एक ma'am. टर्म बताती हूँ, डीस ऑप्शन सबको समझना है। ठीक है, अब आप ये चीज देखो, एक इसमें टॉपिक आता है एंट्रोपी का। अब इसमें टॉपिक आता है एंट्रोपी का। ठीक है, कि भाई एंट्रोपी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन, एंट्रोपी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन, कि अगर कोई चीज किसी के सरफेस पे आके बैठती है तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट। चलिए अब देखेंगे, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन। ठीक है, नया टॉपिक है, ध्यान समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखिए मान लो मेरे पास ये सरफेस है, और क्योंकि मेरे पास ये सरफेस है बेटा, तो मैंने कहा कि भाई जरूरी थोड़ी है, देखो कोई सरफेस अगर बड़ा है, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक छोटा सा ग्लास है, और एक मैंने बोला कि मेरे पास ये बड़ा सा टब है, मैंने दोनों में ही चारकोल भर दिया। लेकिन आप देखो, क्योंकि ये टब है और ये ग्लास है, तो टब के सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स है, ये पड़ा चाल रहा है, उठा लो इधर से, ये पड़ा चाल रहा है। ठीक है, तो अगर टब है तो टब के सरफेस पे ये बड़े सारे मॉलिक्यूल्स है, वेराज ग्लास के सरफेस पे ये 4 ही मॉलिक्यूल्स हैं। 1 3 2 7 दरवाजा बंद कर दो। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये सरफेस है, और ये मेरे पास टब का सरफेस है। तो ग्लास के सरफेस पे 4 मॉलिक्यूल हैं, पर टब के सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल्स है बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स का मतलब इनके पास बड़ी सारी रेसिडुअल फोर्सेस हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। लेकिन ग्लास के सरफेस पे क्योंकि 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं या 4 ही मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, तो मुझे बताओ किस केस में तुमको ऐसा लगता है कि ज्यादा एडसॉर्प्शन होगी? बताइए किस केस में आपको लगता है कि ज्यादा एडसॉर्प्शन होगी? इफ गिवन अ चांस, तो कौन सा सरफेस ज्यादा अपने ऊपर मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, टब या ग्लास? मैम टब। टब, तब है ना? समझ नहीं बात? तो लॉजिक क्लियर है। तो इसका मतलब ये है, पहली तो ये चीज कि जो एडसॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं। तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया
मैंने कहा भाई मान लो कोई गिवन सरफेस है, कोई गिवन सरफेस है, मान लो उस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं। ऑब्वियसली ये डेप्थ में भी कुछ मॉलिक्यूल्स हुए होंगे, इधर भी कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है क्योंकि ये भी आउटर सरफेस है, ये भी आउटर सरफेस है। तो मैंने कहा कि भाई अप्रोक्सीमेटली 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फ्री मॉलिक्यूल्स है, 21 फ्री मॉलिक्यूल्स या फ्री एटम्स जिनका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, जिनका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है बच्चे, 21 फ्री एटम्स जिनका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, यानी कि इनके ऊपर बड़ी सारी अनस्टेबल या अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो अगर मैंने बोला कि इसके चारों तरफ, कुणाल बेटा तेरे को समझ में आ रहा है, कुणाल एंड देवेंद्र एंड Yes, आकाश, ma'am. गाइस आई एम आस्किंग यू, हर्ष बच्चे समझ पा रहे हो? तो Yes, अगर ma'am. मैंने बोला कि इनके यहाँ पे बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स कोई हो गया, कोई गैस हो गई, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस हो गई, या मैं थोड़ा एक पॉइजनस गैस ले लेती हूँ, मैंने कहा जी मान लीजिए अमोनिया गैस हो गई। तो क्योंकि ये अमोनिया गैस है तो क्या होगा कि पहला मॉलिक्यूल आएगा, वो बैठेगा, एक मॉलिक्यूल यहां से कम हो गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो बैठेगा, एक मॉलिक्यूल यहां से कम हो गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो बैठ जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल आपका यहां से फिर कम हो गया। आप देखो क्या हो रहा है कि जब ये मॉलिक्यूल जैसे हवा में थे ऐसे, तो आप सोचो गैस के मॉलिक्यूल्स में कितनी मूवमेंट है, कितनी रैंडमनेस है। क्यों है रैंडमनेस? क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, और गैस के मॉलिक्यूल्स तो मोबाइल होते ही हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स तो मूव करते ही हैं। तो क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते ही हैं, लगातार चलते रहते हैं, तो जहां पे मूवमेंट ज्यादा होती है, आप बोलोगे वहां पे एंट्रोपी ज्यादा होती है, वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होती है। ठीक है जी, आप एंट्रोपी को मूवमेंट से समझ सकते हो, जहां मूवमेंट की एबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कह लीजिए या फ्रीडम कह लीजिए, जहां फ्रीडम ज्यादा है वहां पे आप कहेंगे कि वहां एंट्रोपी ज्यादा है। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल्स नीचे आके बैठने लग गए, नाउ दे आर सिटिंग एंड दे आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे वर अर्लियर, जितने वो पुराने या पहले सिचुएशन में फ्री थे, अब वो उतने फ्री नहीं है। चिपक तो गए, क्यों चिपक गए? क्योंकि उनको उन रेसिडुअल फोर्सेस पे अट्रैक्शन मिल रही थी और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अपने आप को बैलेंस करना था। तो उन्होंने सराउंडिंग्स में से मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बिठाना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 जब ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आके बैठ गए बेटा, अब मुझे बताओ, एक बार एड्सॉर्प्शन हो गई, एक बार एड्सॉर्प्शन हो गई, मुझे बताइए हवा में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा थी या एड्सॉर्प्शन होने के बाद मूवमेंट ज्यादा है? बताइए बताइए, कहाँ मूवमेंट ज्यादा थी? बताएंगे हवा में। हवा में। तो यानी कि एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि एंट्रोपी इनिशियली वाज मोर, बट फाइनली जो फेट हुआ इस मॉलिक्यूल का, एंट्रोपी फाइनल इज लेस, क्योंकि मूवमेंट कम हो गई। तो एंट्रोपी को आप समझिए मूवमेंट से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले भाई ज्यादा फड़फड़ा रहा था अब बैठ गया है, पहले ज्यादा मूव कर रहा था अब बैठ गया है। तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी और अब एंट्रोपी कम है बेटा, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा आएगा? तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा आएगा बताइए? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, दैट मींस डेल्टा एस, और फाइनल एंट्रोपी लेस है क्योंकि मूवमेंट लेस है, और इनिशियल एंट्रोपी मोर है क्योंकि मूवमेंट ज्यादा थी गैस की। तो जो ऊपर से नीचे आके बैठा उसके मूवमेंट में घटाव आ गया, तो डेल्टा एस नेगेटिव आ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो एंट्रोपी नेगेटिव है, यानी कि एक चीज हमने सीखी
कि ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन there is a change in entropy. All right, what kind of change in entropy? मैम entropy decreases. ठीक है जी, entropy decreases. मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो आपको एक सिंपल पॉइंट नोट कर लेना है that entropy decreases. कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? लेकिन 99% केसेस में यही होता है कि एंट्रोपी मैम घट जाती है, मूवमेंट घट जाती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आके बैठना पड़ता है, तो उनका वो मूव करने का जो रेंज है वो कम हो जाता है। वो अब सिर्फ अपने इस जगह पे बैठ के सिर्फ हल्का 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 वाइब्रेट कर सकता है, बट ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। बोलेंगे मेरी बात क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज, तो एंट्रोपी घटती है, ये चीज क्लियर है। अब तीसरी बात हम देखेंगे कि इसी सरफेस के अंदर आप देखिएगा, इसी सरफेस के अंदर आप देखिएगा, दिवांश इज दिवांश देयर? दिवांश बेटा तेरे को समझ में आ रहा है? दिवांश, दिवांश, क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। आज यस मैम ज्यादा नहीं आ रहा ना, मुझे लगा कि सो ही गया ये क्लास में बैठ के दिवांश। देखिएगा, समर्थ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। समर्थ, क्या होती है एंट्रोपी समर्थ? मैम एंट्रोपी मैंने अभी एंट्रोपी का एक मीनिंग बताया, क्या होता है एंट्रोपी? यस मैम, कैसे बताऊँ? समझ में आ गया? यस मैम, मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है पर। मैं बताऊं कैसे? अरे यस मैम। अरे हद हो गई, ये कैसा हो गया? क्या होता है आकाश? व्हाट इज एंट्रोपी? व्हाट डू यू थिंक इज एंट्रोपी आकाश? आकाश, देवेंद्र, व्हाट इज एंट्रोपी? हाँ प्रीति, करेक्ट। आकाश, व्हाट इज एंट्रोपी? गाइस, इतना क्या लग रहा है भाई बोलने में? टैक्स तो नहीं लग रहा भाई? चंचल, व्हाट इज एंट्रोपी? चंचल, व्हाट इज एंट्रोपी? randomness of particle or the movement